हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कृत कवि एलएलबी में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और जैसा कि आप सभी लोगों को थंबनेल से तो आइडिया लग ही गया होगा कि आज इस वीडियो में होने क्या वाला है। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम आपको पावरफुल स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका पैटर्न अचानक से चेंज हो गया है और बहुत कम टाइम है आपके पास। तो ऐसे में आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो कि भाई हम ये करके देखते हैं या इस तरीके से पढ़ के देखते हैं या यहाँ से पढ़ के देखते हैं। तरह तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक होनी चाहिए, एक अच्छी सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे डायरेक्ट आपको सीधे सक्सेस मिले। ठीक है, और दूसरा चीज़ आपको क्या है जो मैंने इसमें थंबनेल में आपको लिखा है कि आपके जो इसमें लास्ट इस वीडियो जैसे वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी कि आपको अगर कहीं एमसीक्यूज़ नहीं मिल रहे तो आप खुद से अपने एमसीक्यूज़ कैसे बना सकते हो और किस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं, हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए एमसीक्यूज़, लास्ट में उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मैंने थंबनेल में ये भी लिखा है कि अगर इस आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो 80% आपके पार हो जाएंगे मार्क्स। अब ये 80% से 90 और 100 भी हो सकते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए हो सकते हैं जिन्होंने एग्जाम के डेट आने से पहले ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, बुक से बहुत अच्छी प्रिपेयर कर रहे थे। तो उन बच्चों के लिए तो ये 100 भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी उन बच्चों की है जो कि ये सोच रहे थे कि हो सकता है हम प्रमोट कर दिए जाएं या अभी एग्जाम ना हो। इस तरह से काफ़ी कुछ बच्चे सोच रहे थे, कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे। उन बच्चों की मेजोरिटी ज़्यादा है, तो अगर वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपके 80% से भी ज़्यादा आ सकते हैं अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हो। ये 10 दिन बहुत कम नहीं है, अगर अच्छे से पढ़ोगे 10 दिन भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने इसमें लिखा भी है कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। इतने कम टाइम में भी अगर एक अच्छी स्ट्रेटजी एक अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा हम एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लैट का एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो या बार काउंसिल का एग्जाम हो या पीसीएसजे के प्रीलिम्स के एग्जाम हो, ये सारे ऑप्शनल होते हैं। तो थोड़ी बहुत तो आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, और ये बहुत गलत चीज़ नहीं है, पैटर्न गलत नहीं है, बस ये हाँ गलत हो गया है कि आपको बहुत कम टाइम मिला है, इन्फॉर्म इनको थोड़ा सा और पहले करना चाहिए। तो पैटर्न गलत नहीं है, तो अब आपके मन में जो एक थोड़ा सा हेट है हो गया है कुछ बच्चों के मन में एमसीक्यूज़ के प्रति, तो वो थोड़ा निकालो आप लोग अपने मन से। ठीक है, जिनको ये लगता है कि एमसीक्यूज़ बहुत गलत चीज़ है, ये इस तरह का जो पैटर्न है बहुत बेकार है, मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी सी अगर आप लोग मेहनत करोगे, अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग बहुत अच्छा ये पैटर्न है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने अच्छा मतलब सही ऑप्शन में टिक किया तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे, कटने के कोई चांसेस ही नहीं है इसमें। लेकिन अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी, अगर गलत कर दिया तो फिर कट भी जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा मौका ही नहीं देंगे, हमें अच्छा पढ़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। ठीक है, अब धीरे धीरे एक एक करके हम कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो उसको बताते जाएंगे। और इसमें मैंने सारे मैंने पीडीएफ में एक एक पॉइंट भी लिख दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि एग्जाम की तैयारी करें कहाँ से। ठीक है, कि हमारे सोर्स क्या होने चाहिए, हम कहाँ से एग्जाम की तैयारी करें। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी तक आप जिस भी चीज़ से पढ़ाई कर रहे थे, वो आपकी बुक भी हो सकती है, सीएलपी भी हो सकती है, बेयर एक्ट, कॉलेज नोट्स, कुछ भी हो सकता है। आप जिस चीज़ से अभी तक पढ़ाई कर रहे थे उसी से याद करना, क्योंकि अचानक से आपको लगेगा मैं तो सीएलपी से पढ़ाई कर रहा था, अब ये अचानक से एमसीक्यूज वाला आ गया पैटर्न, हो सकता है कि डीप से पूछ लिया जाए, इसलिए मुझे बुक खरीदनी चाहिए। अगर आप बुक खरीद भी लोगे तो पढ़ नहीं पाओगे इतनी जल्दी, पढ़ भी लोगे एक बार, अगर रिवीजन नहीं कर पाए तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसलिए ये गलती मत करना। आप लोग जिस भी चीज़ से पढ़ रहे थे, वो बेयर एक्ट हो सकती है, आपकी सीएलपी भी हो सकती है, बुक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कॉलेज के नोट्स हो सकते हैं, आपके सेल्फ नोट्स भी हो सकते हैं, आप उसी से पढ़ना। क्योंकि इससे क्या होगा, आप जब रिवाइज करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको वो चीज़ें याद आएंगी। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी चीज़ से पढ़ते हैं एक बार अगर हम उसको देख लेते हैं तो दिमाग में हमारे वो चीज़ छप जाती है, जब हम दोबारा उसको रिवाइज करते हैं तो फिर हमें जल्दी से वो याद हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले अपने उसी चीज़ से पढ़ना जहाँ से आप लोग पढ़ाई कर रहे थे। अब आप लोग कहोगे बेयर एक्ट क्या होता है। बेयर एक्ट आपकी एक बुक होती है जिसमें सेक्शन दिए होते हैं आपके और केसेस दिए होते हैं। हर सेक्शन में क्या क्या लिखा है कुछ लाइन में शॉर्ट में दिया होता है, हर केस में क्या क्या डिसीजन हुआ है उसको शॉर्ट में दिया होता है, तो जो कि आपको एमसीक्यूज में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपके पास लॉ वाले सब्जेक्ट के लिए बेयर एक्ट होगी तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है बेयर एक्ट तो परेशान मत होना कि हमारे पास बेयर एक्ट है नहीं है तो मैं कहाँ से बेयर एक्ट लाऊं। अगर खरीद सकते हो तो खरीद लेना, लेकिन नहीं अगर है नहीं खरीद पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बुक से पढ़ रहे हो तो वो भी बहुत सही है, बस बुक में क्या होता है कि हर एक जो धारा होती है उसमें जो भी लिखा होता है बहुत एक्सप्लेन में लिखा होता है, केस भी काफ़ी एक्सप्लेन में होते हैं। ठीक है, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको। बेयर एक्ट क्या होता है, बेयर एक्ट में सब कुछ शॉर्ट में लिखा होता है, वो एमसीक्यूज के लिए बनी ही होती है। ठीक है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट की बेयर एक्ट भी नहीं आती, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सीएलपी भी बुकी की तरह होती है, उसमें भी
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए होते हैं। बस सीएलपी से पढ़ने में एक दिक्कत ये हो जाएगी, अगर आप सीएलपी से पढ़ रहे हो तो आप लोग अपना सिलेबस जरूर चेक कर लेना, क्योंकि सीएलपी में हर एक पॉइंट नहीं लिखा होगा, हर एक पॉइंट के बारे में नहीं होगा। जो भी पॉइंट वहाँ से छूट जाए आप गूगल से आप उसके कह सकते हो कि जो भी आपका पॉइंट हो सिलेबस में, जो भी टॉपिक हो, गूगल से आप लोग उसका निकाल सकते हो, गूगल से पढ़ सकते हो या यूट्यूब से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आप सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, और ये इतने आपके सोर्स हो सकते हैं, इनमें से कोई सोर्स हो सकता है। अब यहाँ जरूरी बात जाननी ये है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों में से शायद बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डायरेक्ट अभी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा होगा कि अब तो हमारा पैटर्न चेंज हो गया, अभी हमने जो भी सब्जेक्टिव पढ़ा है वो बिल्कुल बेकार चला गया, अब तो हमको डायरेक्ट एमसीक्यूज पढ़ने चाहिए। लेकिन ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल पढ़ना है, सब्जेक्टिव पढ़ना है, मतलब हमें डेफिनेशन समझनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को समझना है, ये सब हमें पहले समझना है, तब आप एमसीक्यूज कर पाओगे। डायरेक्ट अटेम्प्ट करोगे, कर नहीं पाओगे एक भी, और आप फालतू में डिमोटिवेट हो जाओगे। आप लोगों को लगेगा कि आपने जो अभी तक पढ़ा है, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, या फिर आपको कुछ आ नहीं रहा है, फालतू में डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए ऐसी गलती मत करना, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, ठीक है, उसके बाद ही आप लोग एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे। अब हम दूसरा देखेंगे कि हम जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक बार हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे, अब हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज आप दो तरीके से कर सकते हो, एक टॉपिक पढ़ा उसका एमसीक्यूज किया, एक टॉपिक पढ़ा उसका एमसीक्यूज किया, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो कि पहले पढ़ लो अच्छे से, हर एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लो, फिर उसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। अब एमसीक्यूज कहाँ से आप लोग पढ़ोगे ये जान लो। पहले आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, किसके, जो आपका सब्जेक्टिव था वो देख सकते हो कि यहाँ कहाँ से आया क्वेश्चन, किस तरह से बना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वहीं से आपके उन्हीं एरिया से एमसीक्यूज बन सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस अगर बीए वाले स्टूडेंट हो तो वही सब्जेक्ट अगर बीए में हो तो आप उसके एमसीक्यूज वाले प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, या इस तरह से उनके पास मॉडल मिल जाए। और या फिर आप अगर लॉ के बच्चे हो तो लॉ का आप यूट्यूब में चले जाना, आपको यूट्यूब में बहुत, गूगल में आपको काफ़ी मिल जाएंगे, ठीक है। आप टॉपिक डालना, सर्च करना, और आपको उसी टॉपिक के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। और या फिर आप डायरेक्ट टॉपिक को डालना, यूट्यूब में डालना, वहाँ पे कुछ आपको टॉपिक मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हो। जब कहीं से कुछ ना मिले तो फिर मैं अभी आपको लास्ट में वीडियो में एक तरीका बताऊंगी, आप लोग अपने एमसीक्यूज खुद बना सकते हो। एमसीक्यूज के तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आप। जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा सोर्स होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हमको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि देखना, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे तो आपको उसमें आएगा, आप टिक कर पाओगे, आपको करेक्ट ऑप्शन उसमें आएंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि अच्छा मुझे एमसीक्यूज आ रहे हैं, यानी मुझे आ रहा है, तो आप और अच्छा करोगे। कोई चीज़ नहीं आएगी, आज फिर से बैक देखोगे उसमें और फिर अच्छे से करोगे, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे जरूरी बात ये है कि आप लोग जब YouTube में करोगे, गूगल से करोगे, तो शायद कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएं जो आपकी बुक में नहीं होंगे, या आपने उसको पढ़ा नहीं होगा, या आपके सीएलपी में नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक को कहीं अलग से लिख सकते हो, यानी उस क्वेश्चन को आप अलग से लिख लेना, ताकि जब रिवाइज करो तो आप एक बार एग्जाम से पहले उसको देख लो, ठीक है। तो मैंने इसमें नोट भी डाल दिया है कि आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं करना है, और सिलेबस का कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि उसमें क्या करते थे हम लोग अभी तक सब्जेक्टिव में, कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते थे, बाकी छोड़ देते थे, कि उसमें चॉइस होती है, कुछ दो अटेम्प्ट करने होते हैं, बाकी दो छोड़ने होते हैं। लेकिन इसमें सारे कंपलसरी होंगे, अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए सिलेबस का कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, हर एक टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि एग्जाम के लिए तैयारी करें कैसे। अब कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको पता चल गया कॉन्सेप्ट कहाँ से समझना है और एमसीक्यूज कहाँ से करना है। अब ये करना है कि हमें समझना कैसे है कॉन्सेप्ट, पढ़ना कैसे, एमसीक्यूज हमको याद कैसे रखने, टॉपिक कैसे याद रखने हैं, अब ये ज़्यादा जरूरी है। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए सबसे पहले आप जो भी आपका टॉपिक है उसको आपको समझने के लिए पहले उसको रीड करो और उसको समझो। जब भी याद करने बैठना तो थोड़ा फोकस के साथ, दिमाग को इधर उधर मत करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट में आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसको पढ़ो, समझो, और फिर आप एक हाइलाइटर लेके बैठना, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देंगे उसको हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। कोई धारा दिख जाए उसको हाईलाइट कर लो, कोई अच्छी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिख जाए उसको हाईलाइट कर लो, कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट दिख जाए उसको हाईलाइट कर लो, कोई एसेंशियल एलिमेंट दिख जाए उसको हाईलाइट कर लो। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आप हाईलाइट करोगे तो उसके बाद क्या होगा, जब आप रिवाइज करोगे या पिछला देखोगे, एक बार पेज पलटोगे, तो ये हाईलाइटेड पॉइंट आपको दिख जाएंगे, तो वो आपके नज़र में जल्दी से आएंगे और आपको ज़्यादा देर तक वो याद रहेंगे, ठीक है। एग्जाम में जब बैठोगे तो आप जब सोचोगे उस पेज में क्या था तो आपको वो हाईलाइटेड पॉइंट दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप कभी भी कोई पॉइंट पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, उसको इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग हाईलाइट जरूर कर लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करोगे, आप लोग रिलेट करोगे। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो उससे किसी न किसी चीज़ से रिलेट कर लो, क्योंकि केस इतने ज़्यादा होते हैं, आप हर एक केस को याद नहीं रख पाओगे, उसको किसी न किसी चीज़ से रिलेट कर लो। मैंने कई तरीके बताए, मैंने काफ़ी जो वीडियोज़ बनाए उसमें मैंने काफ़ी तरीके बताए हैं
पढ़ाते वक्त कि हम केस को कैसे रिलेट कर सकते हैं। उसके नाम से ही हमको किसी न किसी मूवी, कोई कार्टून, कोई पिक्चर, कुछ भी आपको रिलेट करना है, बस आपको एग्जाम हॉल तक वो चीज़ अपने दिमाग में ले जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ना तो विशेषज्ञ बनना है, ना तो लेखक बनना है, विद्वान नहीं बनना है, आपको सिर्फ आपको एग्जाम को क्लियर करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने पढ़ा है उसको किसी भी तरह से रिलेट करके, कैसे याद करके या दिमाग में छाप के किसी भी तरीके से आपको एग्जाम तक ले जाना है, ठीक है। और इसका अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप चीज़ को रिलेट कर लो, किसी न किसी चीज़ से जोड़ के आप उसको याद कर सकते हो। याद करने के बाद आप उसको रिकॉल जरूर करना, क्योंकि जैसे आपने कोई चीज़ अभी याद की, अब थोड़ी देर रुको, अब उसके बाद आप उसको रिकॉल कर सकते हो। याद करो कि अभी अभी क्या याद किया। अगर हर एक चीज़ याद हो रही है तो इसका मतलब आपको अच्छे से याद हो गया। अगर हर एक चीज़ रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब अभी कोई कमी रह गई है। और सबसे लास्ट जो बेस्ट तरीका है याद करने का, वो ये है प्रैक्टिस करना। जैसे आपने 2 घंटे का 2 घंटे का एक सब्जेक्ट को 2 घंटे दिया, उसमें आप 1.5 घंटे क्या कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो, समझ सकते हो, हाईलाइट करके याद कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। लास्ट का जो आधा घंटा बचे या लास्ट के 20 मिनट बचे, उसमें आप क्या कर सकते हो, बंद कर दो बुक, उठाओ एक रफ रजिस्टर, कुछ भी उठाओ, आपको फेयर नहीं बनाना है यहाँ पे, ठीक है। एक पेन कॉपी उठाओ, आप उस पॉइंट को लिखना स्टार्ट कर दो कि आपने अभी तक कितने पॉइंट पढ़े, क्या क्या पढ़ा। एक एक पॉइंट आप उसको लिखना स्टार्ट कर दो, गलत सही कुछ भी आ रहा है लिखना स्टार्ट कर दो। देखना जो आपको लग रहा था कि ये हमको याद नहीं हुआ है, वो भी आपको याद हो जाएगा। और ये चीज़ें आपको ज़्यादा याद होती हैं, जैसे आपने यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है, कोई भी चीज़ गलत लिख दी, अब आपने जब दोबारा चेक किया कि हमने गलत लिखा कि सही लिखा, जब दोबारा जाओगे पीछे तो वहाँ आपको पता चलेगा हमने तो गलत लिख दिया, अच्छा सही तो ये है, तो देखना वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगी। तो ये कुछ तरीके, इन तरीकों से आप उस चीज़ को याद कर सकते हो, ठीक है। कोई भी टॉपिक ना समझ में आए, कोई पॉइंट ना समझ में आए, वीडियो को एक बार फिर से पीछे करना और फिर से आप उसको चेक करना, क्योंकि अगर ये तरीके आप लोग सीख गए याद करने की तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी आपको एग्जाम में प्रिपेयर करने में, ठीक है। चलिए अब हम आगे, और आप लोग सोचोगे कि मैं मैम की बात क्यों मानूं, भाई मैं आपकी बात क्यों मानूं, कैसे आप पे यकीन कर लूं कि अगर मैं इन चीज़ों को फॉलो करूंगा तो अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने अपने खुद के एग्जाम में कह सकते हो कि मैंने अनुभव किया, ये सारे मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने इन सबको प्रैक्टिस किया है, मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस अपने एग्जामों में किया है, जिससे मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। ये लास्ट वाला प्रैक्टिस वाला मैं बहुत करती, रिलेट वाला और रिकॉल प्रैक्टिस ये मैं बहुत ज़्यादा करती थी, ठीक है। इससे मुझे कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं एग्जाम हॉल में बैठती थी तो आंख जब बंद करती थी तो मुझे एक ही याद आता था कि इस केस में क्या था, ये केस कौन सा था, ये धारा कौन सी थी, या इस पेज में ये कौन सा टॉपिक था, मुझे एक ही चीज़ आती थी। अब आप लोग कहोगे कि इसके लिए तो बहुत पढ़ना होता था, बहुत सारा टाइम होता होगा तब ऐसा होता होगा। नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, बस मैं करती क्या थी, जब मेरा एग्जाम होता था उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस होकर पढ़ाई करती थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती थी। 1 महीने में मैं पूरा अपना सारा सिलेबस कवर करके सब कुछ कर लेती थी, लेकिन उस महीने में मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती थी, ना कहीं जाती थी, ना कुछ नहीं करती थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई सुबह से शाम तक का पूरा मेरा फुल टाइम टेबल होता था, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे एक एक चीज़, हर एक चीज़ याद आती थी वहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। अब आप लोग कहोगे थे मैम मेरे पास तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, आप तो कर लेती थी, लेकिन मैं कहाँ से इतना करूँगा। अगर यकीन मानो ना, आपका एमसीक्यूज़ है ये आपके पास 10 दिन जो है ना बहुत हैं आपके पास, अगर एक सही से अच्छे से आप लोग पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने नोट भी लिख दिया है कि आपने जो भी हाईलाइट किया है, जो भी पॉइंट आपने हाईलाइट किया है उसको रिवाइज करना मत भूलना। अगर आपने हाईलाइट कर भी लिया, अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे, यकीन मानना, ठीक है। जैसे कि ये चैप्टर पढ़ा, हाईलाइट किया, ये हाईलाइट किया, आज दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर ये पिछले वाले पॉइंट अगर आपने देखे नहीं दोबारा तो आप पढ़ते ही जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे तो सारे आपको पॉइंट लगेंगे, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, आपको कोई सही ऑप्शन उसमें समझ में नहीं आएगा। तो हमें कम पढ़ना है लेकिन उसको याद ज़्यादा करना है, कह सकते हो कि उसको रिवाइज ज़्यादा करना है। जितनी बार आप लोग रिवाइज करोगे ना उतनी बार आपको वो अच्छे से याद होता चला जाएगा, ठीक है। और पेपर करने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा आप लोगों को एमसीक्यूज वाले। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि लीगल सब्जेक्ट जो होते हैं, लीगल सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या लीगल जो सब्जेक्ट है उनमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए हैं, ठीक है। पहली बात तो आप लोग अपना सिलेबस उठाइएगा, सिलेबस से बाहर आपको नहीं जाना है, सिलेबस के अंदर रहना है, ठीक है। अब यहाँ से केसेस क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे वो मैं बता देती हूँ आपको। इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है आपके और इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल्स ऑर्डर्स जो हैं आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। आपकी इस तरह से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि संविदा अधिनियम आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट की संविदा की परिभाषा जो दी गई है किस धारा में दी गई, धारा 2 में परिभाषा दी गई है। अगर ये आ जाएगा कि भारतीय संविधान के किस धारा में संविधान की परिभाषा दी गई है तो उसमें ऑप्शन कई सारे लिखे होंगे, तो आपको बताना होगा कि 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। अगर बात करें उसके आवश्यक तत्व जो भी थे, एसेंशियल एलिमेंट, ये किस में दिया गया था, किस धारा में दिया गया था, तो धारा 10 में दिया
गया था। तो इस तरह से आपके बन सकते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और उनके टाइप भी आपको आने चाहिए। जैसे कि आपका हो सकता है कि आ जाए कि आपकी कोई भी डेफिनेशन हो, जितने भी कोई भी लॉ का सब्जेक्ट हो उसमें कोई डेफिनेशन देखा होगा, किसी जुरिस्ट ने दी हो डेफिनेशन, या किसी केस में डेफिनेशन दी गई होगी, या किसी धारा में, तो ये आ जाएगा कि ये डेफिनेशन कहाँ दी गई है या ये डेफिनेशन किसने दिया है। उस विद्वान का नाम भी आ सकता है, उस जुरिस्ट का, या फिर ये आ जाए कि ये डेफिनेशन किस केस में दी गई है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और दूसरा अब नेक्स्ट क्या है, इसेंशियल एलिमेंट आप क्या आ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे आपको सभी को पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में इसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। और नेक्स्ट क्या है कि वो जो पक्षकार वो सक्षम होने चाहिए, ठीक है, संविदा करने के लिए सक्षम हो, और स्वतंत्र सहमति यानी फ्री कंसेंट भी होने चाहिए, और उनका जो उद्देश्य है वो विधिपूर्ण होना चाहिए, प्रतिफल भी वैध होना चाहिए। इस तरह से इनके जो इसेंशियल एलिमेंट है, तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि इस तरह से आ जाए कि इनमें से कौन सा संविदा का आवश्यक तत्व नहीं है। कोई ऑप्शन आ जाएगा, आपको गलत होगा तो आपको गलत में टिक करना होगा, भाई ये नहीं है, ठीक है। तो आप जब तक इसेंशियल एलिमेंट्स ही नहीं पढ़ोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये वाला नहीं है। तो उसके लिए हमें इसेंशियल एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा। और इसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, जब तक हम इसेंशियल एलिमेंट नहीं पढ़ेंगे तो हम सही से वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट है, केस डिसीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आप सभी लोगों ने भी टॉर्ट पढ़ा होगा, तो उसमें आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो एसीबी बनाम वाइट का केस, उसमें कौन सा सिद्धांत दिया गया था, जहां अधिकार है वहीं उपचार है। ये सिद्धांत इसी केस में दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने धर्मोदास वाला केस जरूर पढ़ा होगा, मोहर बीबी बनाम धर्मोदास का केस, जिसमें ये बताया गया था कि एक अवयस्क व्यक्ति जो है ये संविदा नहीं कर सकता है, इसको अच्छा माना गया है। तो इस तरह से आपके केस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, इतने सारे मैंने केसेस, इतने सारे सब्जेक्ट लिख दिए कि आपके लॉ के सब्जेक्ट हैं। इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, और भी सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे लॉ के सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इनमें से कोई आपका लॉ का सब्जेक्ट हो सकता है। आपको इस तरह से आपके एग्जाम में इनके क्वेश्चन बनेंगे। अब हम देख लेते हैं कि बीए वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, तो इनकी हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे और इनमें क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछे जाएंगे। तो इनके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, जिससे थोड़ी सी हो सकता है आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ ए स्कॉलर, यानी जो भी विद्वान है, जैसे समाजशास्त्र है यानी सोशियोलॉजी है, तो उसमें जो समाजशास्त्री की जो परिभाषाएं होती हैं, और राजनीति विज्ञान है यानी पॉलिटिक्स है, तो उसमें आप पॉलिटिकल साइंस के जो भी होंगे, राजनीतिज्ञ होंगे, उनकी परिभाषाएं होंगी। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे कि कोई एक डेफिनेशन एग्जाम में लिख दी जाएंगे, और उसमें कुछ राइटर्स के नेम लिख देंगे कि ये डेफिनेशन इनमें से किसकी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डेफिनेशन में फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी तक क्या कर रहे थे आप लोग कि जैसे कॉलेज में आप लोग गए होंगे तो टीचर ने आप लोगों को इस तरह से लिखवाया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट आपको कुछ डेफिनेशन लिखवा दी होंगी कि जिससे कि आप लोग इनको याद कर पाओ, और आपको पता भी नहीं था कि अचानक से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने कुछ सिलेक्टेड डेफिनेशन पढ़ी होंगी, और ज़्यादातर बच्चों ने सीएलपी से पढ़ा होगा या स्कूल कॉलेजेस के नोट्स से, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़े होंगे, सिलेक्टेड आंसर पढ़े होंगे, लेकिन एमसीक्यूज में थोड़ा सा डीप में आएगा। उसके लिए आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है अच्छे से पढ़ सकते हो, इनका एक शॉर्ट नोट बना सकते हो। जैसे कि एक और आपका इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में कि बुक के राइटर और बुक कब प्रकाशित हुई, ये आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका टॉपिक हो उसमें आप देखना कि जैसे प्लेटो है या स्टेट है, कुछ भी, कुछ राइटर्स के, जैसे मॉन्टेस्क्यू हो गया, तो मॉन्टेस्क्यू की बुक्स कितनी थी और कब प्रकाशन हो सकता है ना याद रह पाए, लेकिन कुछ फेमस बुकें हैं जिनके प्रकाशन आप लोग याद कर लेना। कभी कभी हो जाता है कि ये बुक जो है कब पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो अरस्तु, जितने भी मेन राइटर्स हैं, मेन राजनीतिक विचारक हैं, और कुछ समाजशास्त्र में आपको मिल जाएंगे, और कुछ इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगे। तो इनकी इंपॉर्टेंट राइटर की डेफिनेशन, इनकी बुक्स और बुक्स की कब प्रकाशित हुई, ये चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आ जाता है इनके प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी, यानी जो इनके सिद्धांत हैं, जो विचारधाराएं हैं इनकी, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिद्धांत से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो सिद्धांत है इनमें से किस विद्वान की थी, ठीक है। या फिर आपका आ जाएगा, जैसे आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में पूछ लेगा कि ये सिद्धांत किसने दिया था। इस तरह से सिद्धांत से काफ़ी आ जाएगा, ये विचारधारा किसकी है। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे। ये आपको पता कैसे चलेगा, आप लोग जब अपने सिलेबस को अच्छे से देखोगे। सिलेबस में आपको पॉइंट, सिलेबस से बाहर नहीं जाना, याद रखना। अगर ये करोगे तो आप लोग भटक जाओगे, क्योंकि सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स बहुत इसका ब्रॉड में सिलेबस है, तो आप लोग भटक जाओगे। इसके लिए आपको सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। आपके सिलेबस में जो भी राइटर्स के नेम दिए हों, जो टॉपिक दिए हों, उसी के अंदर आपको रहना है, और उसी के अंदर ही आपको डेफिनेशन पढ़नी है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया बुक और डेफिनेशन याद करो, तो उसके लिए गूगल से सर्च करना बैठ गए और बहुत सारी डेफिनेशन याद, ऐसा कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। कुछ आपको सिलेक्टेड डेफिनेशन पढ़नी है। जैसे कि अगर आप बात करो कि सोशियोलॉजी में आपका जैसे परिवार या संस्था या इस तरह के आप लोगों ने
एक टॉपिक होगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़नी है, जैसे कि समाजशास्त्र क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको इससे काफ़ी रिलेटेड विद्वानों ने अपनी डेफिनेशन दी होगी, तो इनकी आप डेफिनेशन अलग से पढ़ सकते हो, इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो, इनकी जो बुक्स होंगी वो आप लिख सकते हो, ठीक है। कुछ फेमस राइटर होते हैं जिनकी बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या कर सकते हो आप लोग, जो भी टाइप्स और जो भी विशेषताएं, यानी विशेषताएं और जो प्रकार होते हैं, जैसे राज्य की अगर आवश्यकता तो पूछ ले, राज्य की विशेषताएं, परिवार संस्था, इनकी विशेषताएं, इनके प्रकार, यानी इनके अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप यूट्यूब को प्रेफर करना, ठीक है। यूट्यूब में क्या है, मैं यूट्यूब क्यों बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप कोई चीज़ बुक से पढ़ोगे तो बुक से पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समझने में टाइम लग जाएगा। वहीं यूट्यूब में कोई ना कोई आपको टीचर पढ़ा रहा होगा, वो कम समय में जल्दी से वो कॉन्सेप्ट आपको समझा देगा, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं यूट्यूब बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बुक से पढ़े हो, पहले से आता है, तो जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ के हम यूट्यूब में चले जाएं, ठीक है। जा रहे हैं पढ़ने के लिए और देखने लगे कोई और वीडियो, जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ के लिए आप यूट्यूब में जाओ। जो कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आए या जिसका सिलेबस या नोट आपके पास ना हो, आप उसके लिए यूट्यूब और गूगल को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अच्छे खासे नोट्स हैं, अच्छे खासे आपके पास बुक वगैरह काफ़ी कुछ है, तो फिर जरूरी नहीं है कि आप बुक में यूट्यूब में जाओ, ठीक है। वो तो एमसीक्यूज़ के लिए आप जा सकते हो वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं, इसमें जो मैंने पॉइंट लिख दिया है, नोट मैंने बना के लिख दिया है कि हमें क्या करना है, एक पॉइंट बनाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट का एक शॉर्ट नोट बनाना है, जिससे कि हम क्विक रिवीजन कर पाएँ अपने एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। जैसे बुक का राइट डेफिनेशन का, सिद्धांत किसका क्या सिद्धांत है, ठीक है, इनके आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट का बना सकते हो, एक शॉर्ट नोट बना सकते हो। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब आप लोग एक चीज़ और पूछोगे, BA-LLB वाले जो बच्चे हैं, कि हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि इसमें मैंने इंग्लिश का तो बताया नहीं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं अलग में वीडियो बना दूँ, क्योंकि इंग्लिश जो है बिल्कुल थोड़ा अजीब ही वो सब्जेक्ट है इन सभी से। उसमें केस, सेक्शन, धारा, आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें तो आपके सेंटेंसेज और मैगजिम्स और ये सभी ट्रांसलेशन वगैरह, ये काफ़ी कुछ उसमें अलग होता है, उसके लिए मैं अलग बताऊँगी। ये वीडियो लंबा ना हो इस वजह से मैं इसमें नहीं बता रही हूँ, ठीक है। और लीगल मैथड जैसे एक सब्जेक्ट होगा, BLLB में होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जहाँ से अभी तक लीगल मैथड पढ़ रहे थे उसी से पढ़ो, सिलेबस से बाहर मत जाना। बस आप लोग कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे LLB वाले हो चाहे BLLB वाले हो, आप लोग सिलेबस से बाहर मत जाना। MCQs बनेंगे तो वहीं से बनेंगे, उन्हीं टॉपिक्स से बनेंगे, बस थोड़ा सा डीप में आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को सब कुछ रटने के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि सब पूरी थ्योरी आप पढ़ लो ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं आपको, उनमें आपको फोकस करना है, उनको बस रिवाइज करना है, थोड़ी थोड़ी देर में उनको रिकॉल करना है, ठीक है। ये चीज़ें करना है। अब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि हम MCQs करेंगे कैसे। अगर सपोज आपको MCQs कहीं से नहीं मिल रहे हैं तो आप MCQs अपने खुद के कैसे बनाओगे, और आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो, जो बुक से पढ़ रहे हो, जो नोट्स, उन्हीं से हम अपने MCQs कैसे बना सकते हैं और उनसे MCQs पूछे कैसे जा सकते हैं। इसके लिए आपको मैंने एक बनाया है, कह सकते हो कि मैंने कुछ इसमें लिखा है, ठीक है। एक पैराग्राफ है, इतना पैराग्राफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। इससे आप लोग इसको पढ़ोगे भी और इसके जितने भी पॉइंट हैं अच्छे से समझना, यहाँ से पढ़ना। अब इन्हीं से रिलेटेड मैंने नीचे क्वेश्चन दिए हैं, जो कि क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे और देखना सारे MCQs आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। बस ध्यान से इसको समझ लेना। अगर आपने अभी इस समय इसको अच्छे से पढ़ा और समझा तो समझ लेना कि ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई है। आप अपने मन से जब यूट्यूब वीडियो बंद कर दोगे उसके बाद भी आप अपने आप खुद से अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आराम से, ध्यान से, फोकस होके समझना और देखना। भारतीय संविधान जो है तो ये आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949। याद कर लेना, 26 नवंबर 1949 को ये लागू हो गया था, वो भी आंशिक रूप से, यानी बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको रोके रखा गया। और इसको पूरी तरह से कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। 26 जनवरी मनाते हैं ना हम लोग, कब मनाते हैं, 1950 को लागू किया गया था जब संविधान, उसी के रूप में हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये याद करना, 26 नवंबर 1949 को कब हुआ था ये संविधान, आंशिक रूप से लागू हुआ था, यानी बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हो गया था, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है आप सभी लोग जानते हो, क्यों इतने टाइम तक रुका गया था, ठीक है। अब उसके बाद ये डेट आप लोगों को याद हो गई होगी। अब उसके बाद भारतीय संविधान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। भारतीय संविधान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये सारे क्वेश्चन आपको नीचे पूछेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से देखते जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो भारतीय संविधान है जब बना था तब उतने टाइम इसमें कितने अनुच्छेद थे, पहले ये देख लो। उतने टाइम इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। और अब वर्तमान में इस समय क्या है, वर्तमान में इसमें
465 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो अनुसूची थी वो 8 से 12 हो गई, यानी 4 इसमें जोड़ दो, 8 से 12 हो गई। और ये आपके जो अनुच्छेद हैं ये 395 थे पहले, लेकिन अब वर्तमान में 465 हो गए हैं। और भाग जो 22 थे अब इस समय 25 हो गए हैं भाग। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। एक बार फिर से देख लो, पैरा में मतलब स्लाइड में चेंज करने जा रही हूँ, इसलिए इसको एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, अब एक बार याद हो गया आपको। 26 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया था। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और जब संविधान बन के तैयार हुआ था तब उस समय कितने थे अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। और वर्तमान में 25 भाग हैं, 465 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और कुल समय कितना लगा था संविधान को बनने में? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। ठीक है, कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं कि भारतीय संविधान 2 प्रकार का है। जो संविधान होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। ठीक है, लिखित होता है और दूसरा क्या होता है? अलिखित होता है। तो जो पहला विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। ठीक है, किस देश का है? अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान था। और संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है, ये आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जो अमेरिका का था बड़ा मतलब लिखित है लेकिन पहले था, सबसे पहले विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान ये इसी का था। अब बात कर लेते हैं आगे कि भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हीं को निर्वाचित किया गया था भारतीय संविधान का अस्थायी सदस्य। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया था। ठीक है, स्थायी सदस्य किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। और स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सच्चिदानंद सिन्हा कौन से थे? स्थायी सदस्य के अध्यक्ष थे। ठीक है, सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा एक बार रिकॉल करो, क्या आप लोगों को याद है? एक बार रिकॉल करो, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना। ठीक है, अभी तक जितना भी आप लोगों ने कुछ भी पढ़ा डेट एक बार रिकॉल कर लो और फिर उसके बाद आगे का वीडियो देखना। ठीक है, रिकॉल कर लिया। चलो अब आगे देख लेते हैं कि एक और तो ब्रिटेन का संविधान जो है ये लचीला संविधान है, और वहीं अमेरिका का संविधान जो है कठोर संविधान है। यानी लचीला का मतलब क्या होता है कि जिसमें जल्दी जल्दी अमेंडमेंट हो जाते हैं। ठीक है, कोई समय मतलब कुछ भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कानून में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। कठोर का मतलब बहुत टाइम में बहुत मुश्किल से जो बदलाव हो पाए, यानी बहुत मुश्किल से अमेरिका के संविधान में बदलाव हो पाता है, चेंज हो पाता है, अमेंडमेंट हो पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका का संविधान है बहुत ही ज़्यादा कठोर है और ब्रिटेन का संविधान बहुत ज़्यादा लचीला है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत के संविधान में दोनों गुण हैं, क्वालिटी दोनों हैं, कठोर भी है और लचीला है। कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा कठोर है, जैसे कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन आसानी से नहीं किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता है। और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें विशेष बहुमत के द्वारा परिवर्तन करना होता है। ठीक है, यानी कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा कठोर है और कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा लचीला है, यानी बहुत नहीं लचीला, उसमें आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, फ्रांस, इन सभी देश का, इनके जैसे और भी देश हैं, इन सभी देशों का क्या है? अपना खुद का एक संविधान है। हर देश का अपना एक संविधान होता है, जैसे भारत का संविधान हो गया। ठीक है, इतना पढ़ लिया आप लोगों ने, एक बार फिर से रिकॉल कर लो। चलिए अब हम इसके देख लेते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन में आपको अपने मन से आंसर देना है। ठीक है, और आप लोग इसके जो आंसर दोगे उसके बाद आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन के आंसर दिए। ठीक है, और चीट मत करना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब पूरी तरह से बनके लागू हो गया था? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को, या 26 नवंबर 1950 को, या सी नंबर है ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को, या डी है 26 जनवरी 1950 को। कब पूरी तरह से बनके लागू हो गया? आप लोग वीडियो को पॉज करो, सोचो एक बार और इसका आंसर दो। ठीक है, गुड, आपने जो आंसर दिया आपका करेक्ट है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, चीट मत करना आप लोग, बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, अगर आंसर आप लोगों ने दे दिया तो समझ जाओ कि आगे जब आप लोग पढ़ाई करोगे उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे और एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? आप लोग आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है आपका चीन, बी नंबर ऑप्शन है अमेरिका, सी है भारत और डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर दीजिए। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? अभी हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत ही का है। पहला जो है वो अमेरिका का है, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का है। ठीक है, चलो अब इसके बाद देख लेते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं?
तो बताइए आप लोग, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका 395 अनुच्छेद हैं, या बी 444 अनुच्छेद हैं, या सी 465, या डी 243। तो 243 तो किसी भी तरह से नहीं होगा और 444 भी नहीं होगा। अब आ जाओ 395, तो आपका जब बना था तब था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 465। वर्तमान में कितने हैं? 465। ठीक है, आई होप आपने अच्छा आंसर दिया हो। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से है, कैसा है? याद रखना, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि ऑप्शन आपको दे देंगे 2, उसके बाद ये लिख देंगे ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना होगा कि इनमें आंसर कौन सा करेक्ट है, कि भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान कठोर है या लचीला है, या इनमें से दोनों है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए बी दोनों, यानी कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या है कि ये गलत है आपका क्वेश्चन, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है कि यहाँ पे किसी की जगह होना चाहिए भारतीय संविधान। ठीक है, यहाँ पे भारतीय संविधान का स्थायी सदस्य, भारतीय जो संविधान सभा थी, एक संविधान सभा बैठाई गई थी जब संविधान लागू हुआ था, तो उस समय स्थायी सदस्य किसको बनाया गया था? आप लोग आंसर बताइए। सबसे पहला कह सकते हो ए नंबर ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, बी भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? तो संविधान सभा का स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? मुझे मालूम है आप लोगों ने इसका आंसर तुरंत दे दिया है। जी हाँ, आपका आंसर करेक्ट है। आंसर है अमेरिका। अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से किस देश का अपना संविधान है? बिल्कुल करेक्ट आंसर, इनमें से सभी का है। ब्रिटेन, अमेरिका, भारत और बाकी सभी देशों का अपना खुद का एक अपना खुद का एक संविधान होता है। ठीक है, अब लिखित कैसे कह नहीं सकते क्योंकि वहीं पे ब्रिटेन जो है इसका तो अलिखित है, और अमेरिका है उसका लिखित है। ठीक है, और भारत का तो कुछ चीज़ें लिखित हैं, कुछ अलिखित हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? आप लोग बताइए आंसर कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जी हाँ, करेक्ट आंसर है आपका भीमराव अम्बेडकर। इनमें भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण के समय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां थी? तो आप लोग बताइए कि संविधान का जब निर्माण हुआ था तो कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी? आप लोग आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार रिकॉल कर सकते हो, सोच सकते हो। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर है। 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, आप लोग याद ऐसे कर सकते हो कि जो आपका वर्तमान में है, ये वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपके 465 है। कितने हैं? 465 अनुच्छेद हैं। लेकिन उस समय जब बना था तब कितना था? 395। अब इस समय कितने हैं? अब इस समय है आपके 465 और उस समय कितना था? 395। आप 6 को उल्टा कर दो, 9 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कुछ रिलेट कर लो, थोड़ी सी देर इस अंक को देख लो, आपके आंखों में छप जाएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए, और अगर भाग याद करना हो तो पहले थे 22 और अब कितने हैं? अब आपके 25 भाग है। ठीक है, 3 और उसमें ऐड कर दो। अनुसूचियां याद करनी हो तो पहले थे 8, अब हो गई हैं 12, 4 उसमें और ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। थोड़ा सा रिलेट कर लो, थोड़ी देर उसी के ऊपर डिस्कशन कर लो, आपको याद हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि याद करने के लिए बहुत धांसू एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई ट्रिक होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी आज मूवी हम लोग क्यों याद हो जाती है? मूवी को तो कोई ट्रिक नहीं होती याद करने के लिए, उसको हम इतना इमोशनली इतना अच्छे से देखते हैं, उतना अच्छे से फील करते हैं, उसको देखते भी हैं, उसको फील भी करते हैं, और जब मूवी खत्म हो जाती है तो उसके बारे में सोचते भी बहुत देर तक रहते हैं। तो इस वजह से उसका एक एक सीन हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है, और कोई मिल जाता है तो उसको सीन के बारे में हम लोग बताने भी लगते हैं कि उसमें ये था, ये था, ये था। तो हमें जहाँ नई मूवी की स्टोरी याद हो रही होती है, एक एक डायलॉग, एक एक स्टोरी याद हो जाती है। चलिए, अब 10 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ये तो आप लोग बता ही सकते हो कितना समय लगा था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पे ये नहीं लिखा है मैंने दिन, या आप लोग दिन समझ लेना। ठीक है, चलिए कितना समय लगा था? करेक्ट ऑप्शन है आपका 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने सारे आंसर करेक्ट दिए होंगे, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगी। और हाँ, अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो आप लोगों में तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई करने का। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा।